हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग जानने वाले हैं कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है एक निफ्टी 50। अभी तक कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी एडवांस चीजें भी देखी हमारे चैनल के ऊपर, बट एक कहीं ना कहीं हमें कमी दिख रही है हमारे चैनल में कि जो बेसिक्स है वो छूटते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल में वो चाहते हैं कि हम थोड़ी सी बेसिक चीजें भी साथ ही साथ चलाएं एडवांस स्ट्रेटजी के साथ में। तो उन लोगों के लिए हमारे चैनल पे जो एडवांस स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं वो वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। बट साथ ही साथ में जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि निफ्टी 50 क्या होता है, एग्जैक्टली निफ्टी है क्या, बेसिक से उन्हें चीजें समझते हुए चलनी है। तो उन लोगों के लिए हम अब थोड़ा बेसिक कंटेंट भी लेके आएंगे। बहुत मजा आएगा इस कंटेंट को पढ़ने में, जानने में, सीखने में, डिस्कस करने में, देखने में। और साथ ही साथ में जिन लोगों को आता है कि बेसिक्स क्या होते हैं वो लोग भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निफ्टी 50 होता क्या है, क्या क्या चीजें आपको निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलती हैं और एग्जैक्टली निफ्टी 50 से हम क्या समझते हैं। तो आज का टॉपिक है निफ्टी 50 कैसे कंपोजिशन हमें करना है। तो जैसा कि आपको पता है निफ्टी 50 तो नाम में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है कि 50 स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, क्या होता है इंडेक्स, चलिए जानते हैं, बेसिक्स जानते हैं कि एग्जैक्टली इंडेक्स का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर स्टॉक का, तो जैसे आप लोगों को पता है एसीसी एक स्टॉक हो गया, रिलायंस एक दूसरा स्टॉक हो गया। जब आपको ये अलग से स्टॉक बताए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक साथ ही साथ में एसीसी जो सीमेंट है, सीमेंट की कंपनी है, उसका एक स्टॉक है जिसका स्क्रिप्ट नेम है एसीसी। इस तरीके से हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल स्टॉक क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हो जाता है स्क्रिप्ट नेम। अब जो इंडेक्स है, इंडेक्स बनाई जाती है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेके। इंडेक्स कहीं ना कहीं बनाई जाती है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो जो हमारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जब हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं तो वहां पे हमें एक इंडेक्स बनते हुए दिखता है। डिफरेंट इंडेक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो यहां पे आपको निफ्टी 50 देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ में निफ्टी 100 देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने बहुत ज्यादा सुना होगा बैंक निफ्टी के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं एक इंडेक्स है। ये सारे इंडेक्स हैं। इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब कहीं ना कहीं है कि यहां पर हमें देखने को मिलेंगे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। क्या देखने के लिए मिलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टॉक। यहां पे ग्रुप हमें देखने के लिए मिलता है स्टॉक्स का, कोई इंडिविजुअल स्टॉक हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब अगर मैं बात करके चलूं कि निफ्टी 50 में हमने पहली चीज क्या करी, हमने ग्रुप ऑफ स्टॉक को चूज कर लिया। 50 स्टॉक हमने चूज कर लिए। कौन से वो स्टॉक है उस पर हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए हमने 50 स्टॉक चूज कर लिए। अब किस स्टॉक का कितना वेटेज रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज यहाँ पे क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं न्यूज चैनल वगैरह पे सुनी होंगी, आपको समझ में आती नहीं है जब ये हैवी इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, बट इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। वेटेज का मतलब कहीं ना कहीं है किस चीज का कितना भार हमें देना है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, अगर मैं बात करके चलूं कि हमारे पास 50 स्टॉक्स है तो किसकी कितनी वैल्यू रहेगी, क्योंकि 50 की बराबर वैल्यू भी हो सकती है। अगर हमारे पास 50 स्टॉक्स है तो हम 50 स्टॉक्स को बराबर वैल्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ में जो चीज हमें समझते हुए चलनी है वो ये है कि अगर हम 50 को बराबर स्टॉक देंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक तरीका है ये बनाने का, इंडेक्स को बनाने का ये तरीका भी है कि आपने 50 स्टॉक्स को बराबर कर दिया और वहां से एक इंडेक्स में आपने बना लिया, पूरा एक नंबर आपका निकल के आ जाता है। अज्यूम कर लेता हूं मैं कि 50 स्टॉक्स को जब आपने ऐड किया तो वहां पे जो नेट आपको प्राइस देखने को मिला वो मिला 100। उसके बाद आपने उसे 50 से डिवाइड कर दिया तो आपको जो इंडेक्स की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी 2। इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडेक्स की वैल्यू आपको 2 देखने के लिए मिलेगी। बट निफ्टी 50 में एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह होती है, थोड़ी बहुत हम वो भी चीजें जानेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना ये है कि कौन से वो स्टॉक्स है जो हमें निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलते हैं और क्या हमें समझना है अगर हम बात करके चल रहे हैं निफ्टी 50 की। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं एनएसई की वेबसाइट के ऊपर। देखिए, अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में जानना है तो आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं, डायरेक्ट लेके चलता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट पे, और वहां हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से कितने कितने स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की। तो चलिए फटाफट से चलते हैं एनएसई की वेबसाइट के ऊपर और जानते हैं कि कौन कौन से स्टॉक देखने के लिए मिलते हैं निफ्टी 50 में। तो यहां पर हमने ओपन कर लिया है एनएसई की वेबसाइट। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको एनएसई की वेबसाइट दिखेगी जब भी आप उसे ओपन करेंगे। एनएसई की वेबसाइट में आपको जाना है मार्केट डेटा के सेगमेंट में। मार्केट डेटा जब आप ओपन करते हैं तो वहां आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडाइसिस का एक सेगमेंट। इंडाइसिस के सेगमेंट पे आपको टिक कर देना है। जब आप इंडाइसिस के सेगमेंट को क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट इंडाइसिस देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं अभी वो हमारे सामने लोड होंगे। तो यहां पे हमें देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी 50
50, साथ ही साथ में उसके अलावा जो भी इंडाइसिस हैं वो भी हमें आते हुए दिखेंगे। क्या क्या है वो? निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया। कहीं ना कहीं ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस हैं। कभी भी हमें मार्केट का सेंटिमेंट पता करना है, फॉर एग्जांपल हमें पता करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं, आज जबकि डेट है 10 अप्रैल 2024, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज है वो है 22,642 का, और जो करंट क्लोज हमें देखने के लिए मिलेगा मार्केट में वो देखने के लिए मिलेगा 22,753 का। तो कहीं ना कहीं मार्केट चढ़ा था, कहीं ना कहीं मार्केट में हमें बाइंग देखने के लिए मिली है। अगर मैं पर्टिकुलर सेशन की बात करूं, 10 अप्रैल की बात करूं, मार्केट कितना बड़ा है, अगर मैं दशमलव में बात करूं, परसेंटेज में बात करूं, वो है 0.49%। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस डे के कंपैरिजन में 0.49% बढ़ा। इसे हम किस तरीके से बोलेंगे? इसे हम इस तरीके से बोलेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस डेज, मार्केट जब 9 अप्रैल को खुला था उसके कंपैरिजन में अभी की डेट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने 0.49% का हमें ग्रोथ दिया है, अगर मैं पर्टिकुलर आज के दिन की बात करूं। इस तरीके से आपको बताना, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 ने हमारा या तो ऊपर क्लोजिंग दिया या फिर नीचे क्लोजिंग दिया। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि मार्केट में बाइंग है या फिर सेलिंग है, आज मार्केट टूटा है या फिर आज मार्केट बढ़ा है। जो ब्रॉड मार्केट है वो देखने के लिए मिलता है हमें इंडाइसिस से। बट आपने एक चीज यहां पे ध्यान देनी है कि यहां पे मैंने बताया कि निफ्टी 50 0.49% बढ़ा है, तो क्या सारे स्टॉक्स 0.49% बढ़े या फिर वो अलग अलग तरीके से बढ़े हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। कि अगर जो ब्रॉड इंडाइस है वो 0.49% बढ़ रहा है, तो हर स्टॉक जरूरी नहीं है कि 0.49% बढ़े। कोई स्टॉक है जो 2% बढ़ेगा, कोई स्टॉक है जो 2% गिरेगा। ओवरऑल जो नेट में हमें देखने के लिए मिलता है 50 स्टॉक का क्यूमुलेटिव, वो देखने के लिए मिलता है 0.49%। अभी किस तरीके से हमें पता चलता है, चलिए उस पर भी आ जाते हैं फटाफट से। तो यहां पे हमें जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि निफ्टी 50 की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। कहने का मतलब क्या है, जिस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जिस स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, उसकी वेटेज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू वो स्टॉक जिसकी मार्केट कैप कम है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर रिलायंस को मैं मान के चलूं, रिलायंस की मार्केट कैप इन कंपेरिजन विद, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करके चले मारुति सुजुकी, दोनों ही स्टॉक हमें देखने के लिए मिलते हैं निफ्टी 50 में। इन दोनों स्टॉक्स में जो मार्केट कैपिटल है वो रिलायंस की डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मारुति सुजुकी। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा ये मतलब है कि मार्केट में जो नेट वैल्यू, मार्केट जो आकलन कर रहा है शेयर के हिसाब से, शेयर की नेट वैल्यू के हिसाब से, वो रिलायंस की ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मारुति सुजुकी। तो निफ्टी 50 में अगर रिलायंस बढ़ता है तो हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा ब्रॉड मार्केट के ऊपर एज कंपैरिजन में अगर मारुति सुजुकी में हमें कोई गेन या फिर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिस भी स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, जिस भी स्टॉक का भार ज्यादा है, जो कंपनी की वैल्यू ज्यादा है निफ्टी 50 में, उसके बढ़ने से ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में जिसकी वैल्यू कम है उससे डेफिनेटली हमें उतना इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर रिलायंस बढ़ गया तो निफ्टी 50 से बढ़ेगा? ऐसा नहीं है। 50 स्टॉक्स है मार्केट में। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर बाकी के 49 शेयर गिर जाते तो डेफिनेटली हमें निफ्टी के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, बट वो इंपैक्ट अगर रिलायंस बढ़ाए तो कम होते हुए जरूर देख सकता है। तो चलिए मैं आपको और देरी ना करते हुए लेके चलता हूं कौन कौन से स्टॉक हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया निफ्टी 50 के ऊपर, और गाइस अब हम लोग जानने वाले हैं कहीं ना कहीं कि निफ्टी 50 में कौन कौन से शेयर प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूं 10 अप्रैल 2024 की। एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं वो आपको कम ज्यादा होते हुए दिखेंगे। कई बार कोई स्टॉक ऐड हो जाता है, कई बार निफ्टी 50 से वो स्टॉक निकल जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि सर्टेन पैरामीटर्स के हिसाब से एक्सचेंजेस ये डिसाइड करते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक को निफ्टी 50 में रखना है या फिर नहीं रखना है। उसके पीछे एक पूरी कैलकुलेशन रहती है, पूरी थॉट प्रोसेस रहती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक को हमें एक्सचेंज में लेना है या फिर नहीं लेना है। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि मार्केट में ओवरऑल जो स्टॉक्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वो क्या क्या है। कोल इंडिया है, यहाँ पे बीपीसीएल है जो पेट्रोलियम का यहाँ पे शेयर है वो देखने के लिए हमें मिल जाता है। फिर आईटीसी हो गया, कोटक बैंक हो गया, साथ ही साथ में हिंडाल्को क्या है? हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, इसका एक शेयर हो गया। अडानी का शेयर हो गया, साथ ही साथ में एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारतीय एयरटेल का शेयर हो गया, एशियन पेंट हो गया, ओएनजीसी हो गया, आयशर मोटर, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टाटा की कंपनी टीसीएस जो सॉफ्टवेयर में डील करती है वो हो गई। फिर इन्फोसिस हो गया, टाटा मोटर्स, ब्रिटेनिया, एक्सिस बैंक, विप्रो, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, अल्ट्रा सेमको, एलटीआईएम, बजाज ऑटो, साथ ही साथ में सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम, एनटीपीसी, सीएल टेक, साथ ही साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ में इंडस बैंक हो गया। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प,
महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस दोनों अलग अलग शेयर्स हैं। यहाँ पे जो निफ्टी 50 में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो हो गया, L&T हो गया, साथ ही साथ में HDFC बैंक, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, डिविज लैब की फुल फॉर्म है डिविज लेबोरेटरीज, ये फार्मा का एक शेयर हो गया। इसके अलावा मारुति, जैसा मैंने आपको बताया था, मारुति सुजुकी का शेयर। इसके अलावा सिप्ला एज वेल एज HDFC लाइफ। तो आप लोगों ने देखा कितने सारे शेयर, हमें 50 शेयर देखने के लिए मिलते हैं। इसको पूरा कंबाइन करके हमारा बनता है निफ्टी 50, जिसकी करंट वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है 22,753। तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है कि निफ्टी 50 में हमारे 50 स्टॉक्स हैं। अब आप ऑब्जर्व करिएगा, निफ्टी में जो नेट चेंज आया वो आया 111 पॉइंट्स का। अब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, अब उस पर भी आ जाते हैं। तो देखिए 15 पॉइंट्स कोल इंडिया ने दिए, कोटक बैंक ने 40 दिए। अब ये सारे जो भी पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है जो नेट चेंज आया है विद प्रॉपर वेटेज, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट चेंज आया वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है इसके बराबर जो हमें नेट चेंज देखने के लिए मिला है निफ्टी 50 में। अगर आपको मैन्युअली ये सब करने के लिए बोल दिया जाए कि 50 स्टॉक आप लाइव मार्केट में लगातार कैलकुलेट करिए तो काफी क्यूबरसम हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी मेहनत हो जाएगी। तो आपको एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स प्रोवाइड कर दी गई निफ्टी 50। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलते हैं 50 स्टॉक निफ्टी 50 में। अब मैं फटाफट से आपको लेके चलता हूं कि किस तरह से हमें रीड करना है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या क्या हमें पॉइंटर समझने हैं। अगर मैं बात करके चलूं निफ्टी 50 में, तो ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करके चलूं NSE की वेबसाइट के ऊपर, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स, कितने शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, आप देखिए यहाँ पे शेयर्स को पूरी तरह ऐड कर दिया गया है। 27,68,47,931 इतने शेयर्स कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए देखे। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उसके हर स्टॉक में जितनी भी शेयर्स हमें ट्रेड होते हुए दिखे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। साथ ही साथ में जो उनकी नेट वैल्यू है एक दिन में करीब 25,354 करोड़, कितना, 25,354 करोड़ की ट्रेडिंग हुई। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर सेशन की 10th ऑफ अप्रैल की, तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर, कितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, कितना बड़ा हमारा मार्केट है और कितने छोटे रिटेलर्स हैं। तो हमें मार्केट को समझते हुए चलना है, हमें कभी खुद को मार्केट से सुप्रीम नहीं समझना है। साथ ही साथ में हमें देखने के लिए मिलता है 52 वीक हाई करने वाले शेयर, 52 वीक लो करने वाले शेयर्स, एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिछले एक महीने में, दैट इज 30 डेज में कितना चेंज हमें देखने के लिए मिला। इसके अलावा एक दिन का आपको इंट्राडे का चार्ट भी यहाँ पे छोटा सा देखने के लिए मिल जाता है। तो आप ये समझिए, अगर आपने निफ्टी 50 ओपन कर लिया तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, डिफरेंट शेयर्स ने किस तरह परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे एक चीज आपको और नोट करनी है कि जो भी शेयर्स हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं ये सब ब्लू चिप शेयर्स हैं। कहने का मतलब क्या है, ये सारे शेयर्स कंपैरेटिवली, अगर मैं बाकी शेयर्स की बात करूं जो निफ्टी 50 में नहीं है, उससे स्टेबल है। यहाँ पे जो भी रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी अच्छे शेयर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करके चलूं निफ्टी के कंपैरिजन में जो भी हमें मूव देखने के लिए मिलता है वो मूव भी डेफिनेटली हमें एक बैंड में देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर गिरता ही जा रहा है, हर दिन 10% क्रैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है, निफ्टी 50 के शेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा होता है। और जो मेजर इन्वेस्टमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, वो देखने के लिए मिलती है कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के शेयर्स में। और यहां पर आपको साथ ही साथ में देखिए, जब भी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, एक और चीज आपको पॉइंट आउट करनी है, वो ये है कि आपको वेरियस सेक्टर्स के डिफरेंट सेक्टर्स के आपको स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल साइड का आपको स्टॉक मिल गया, कोल इंडिया, माइनिंग सेक्टर की अगर मैं बात करके चलूं, पेट्रोलियम का आपको देखने के लिए मिल गया BPCL। अगर मैं होटल की बात करूं, होटल इंडस्ट्रीज की बात करूं, वहां आपको देखने के लिए मिल जाता है ITC। साथ ही साथ में बैंकिंग के शेयर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको भारतीय एयरटेल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको एशियन पेंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करके पेंट इंडस्ट्रीज की, तो आप ही देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में, जैसे ब्रिटानिया हो गया, कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स में आ जाता है। आप ही समझ के चलिए, मार्केट में जब भी हम निफ्टी 50 देखते हैं तो वहां पे हमें ऑलमोस्ट पूरे मार्केट का डेटा देखने के लिए मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो ओवर आर्किंग व्यू है हमारा, तो कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी को ट्रैक करें तो हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में किस तरीके से हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से पोजीशन बिल्ड हो रही है और क्या मार्केट का सेगमेंट है। क्या मार्केट रिलायंस को फेवर कर रहा है, यानी पेट्रोलियम शेयर्स भाग रहे हैं? क्या मार्केट कोटक बैंक को फेवर कर रहा है, यानी बैंकिंग शेयर्स भाग रहे हैं? और ओवरऑल ये होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी ने हमें 0.1% का मूव दिया तो क्या टूटा क्या बढ़ा, इससे हमें क्या समझ में आता है कि रिलायंस वीक रहा या फिर बैंक ऊपर रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे में मार्केट के किस सेगमेंट ने मार्केट को सपोर्ट दिया और किसने मार्केट में कहीं ना कहीं सप्लाई प्रोवाइड करी। अगर हम डेली इस तरीके से एनालिसिस करते हैं तब जाके हमें ये आइडिया लगता है कि मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन सा सेक्टर स्ट्रांग होता जा रहा है,
और कौन सा सेक्टर वीक होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप निफ्टी 50 के शेयर्स पे ट्रेड करें वो भी सफिशिएंट है कहीं ना कहीं। अगर आप उस पर पकड़ बना लें, देखिए कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तो ये स्ट्रेटजी है कि वो निफ्टी 50 को लीव ही नहीं करते, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर वो हो इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो वहां पे आप उसका बिहेवियर पकड़ लेते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर शेयर किस तरीके से बिहेव करता है जब वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, जब वो अपने सपोर्ट के पास जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है फोकस के साथ। फोकस आपके पास कब होता है? जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करते हैं लगातार कंसिस्टेंटली। तो आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं जाना बेसिक्स ऑफ निफ्टी 50, कितने शेयर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं निफ्टी 50 के कैलकुलेशन की बात करूं तो जिसका वेटेज ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है निफ्टी 50 में। कहने का मतलब अगर रिलायंस बढ़ता है तो निफ्टी में ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और रिलायंस अगर क्रैश होता है तो वहां निफ्टी के शांत रहने के, साइडवेज रहने के, टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके पीछे के जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेज वगैरह हैं वो देखिए बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं टू बी वेरी फ्रैंक ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स को ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगर रिलायंस भागता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रासिम भागता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। निफ्टी 50 की एग्जैक्ट कंपोजिशन को लेकर किस स्टॉक का कितना वेटेज है, ये सारी डिटेल्स भी आपको एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बैंकिंग सेक्टर उसका भी फाइनेंशियल सेक्टर है, अच्छा खासा वेटेज हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो पेपर कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है, इसके अलावा जो और भी छोटे मोटे इंडाइसेस हैं वो हमें किस तरीके से समझ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक हो गया, फिन निफ्टी हो गया। आजकल तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हमें देखने के लिए मिलती है, तो हम जानेंगे कि मिड कैप निफ्टी में कौन कौन से शेयर्स हैं। फिर बैंकेक्स होता है, आजकल मंडे को हमें बैंकेक्स की एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है, तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि बैंक एक्स में कौन कौन से हमें शेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। इन शॉर्ट आने वाले वीडियो में हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले हैं बाकी बचे हुए सारे इंडाइसेस। बट आपको समझना है ये कि कहीं ना कहीं सारे इंडाइसेस इसी तरीके से फॉर्म्ड है, कहीं ना कहीं सारे इंडाइसेस में आपको मल्टीपल शेयर देखने को मिलते हैं और सारे ही सारे कैलकुलेट होते हैं वेटेज के हिसाब से। जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसके मूव होने से इंपैक्ट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं उस पर्टिकुलर इंडाइस की, तो यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि कभी भी अगर मार्केट में आपको बताना है मार्केट टूटा है बड़ा, तो आप बता सकते हैं, रेफरेंसिंग ले सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रॉड मार्केट इंडाइस की, चाहे वो निफ्टी 50 हो या फिर हो मिड कैप निफ्टी, अगर मैं बात करूं छोटे शेयर्स के बारे में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा और बाकी इंडाइसेस के ऊपर जानकारी, और अगर आप लोगों को इसके पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेस वगैरह जानने और डिटेल में जाना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट वो इतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके से देखता हूं शेयर्स का मूव वगैरह, कैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें समझते हुए चलना है अगर ब्रॉड मार्केट को हमें समझना है, देखना है। और बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जो ना तो किसी निफ्टी 50 में आएंगे, ना ही मिड कैप में आएंगे, ना ही किसी और में आएंगे। तो उन शेयर्स को हमें किस तरीके से ट्रैक करना है वो भी हम समझेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप ये चीज ध्यान में रखिए कि निफ्टी 50 को आपको ट्रैक करते रहना है। देखिए जो भी इंडाइस आप पकड़े, जो भी इंडेक्स आप पकड़े, वो हमेशा रिलेटिवली आपको देखनी है, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो। निफ्टी 50 कंपैरिजन में अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है या फिर आपको कोई स्टॉक बेचना है तो आपको समझना है कि रिलेटिवली वो निफ्टी 50 से महंगा है या फिर सस्ता है। इसके बारे में भी डिटेल में और वीडियोस हम जानेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल का सारा इंडेक्स को लेकर कंटेंट, और जानेंगे रिलेटिविटी क्या होती है अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं स्टॉक वर्सेस इंडेक्स, इंडेक्स वर्सेस इंडेक्स, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कहीं ना कहीं कि सेक्टर रोटेशन कैसे होता है और सेक्टोरल इंडेक्सेस क्या है। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन डेफिनेटली कमेंट, लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ में नेवर एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ट्रेड स्ट्रेटेजिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।